हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बच्चों, हमें क्या करना था आज? अम, ये वाली थी ना बच्चों शीट? हाँ बताओ बच्चों, इसमें डाउट्स? सेकंड क्वेश्चन, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ई टाउ बाय एम होती है। और ई क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो अगर आप डायमीटर को चेंज करोगे तो उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी। थर्ड क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ये थर्ड क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको तब कराया भी था डिस्कस, पता नहीं या तो एक्सरसाइज थी या एग्जाम्पल था। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो उस पर डिपेंड ही नहीं करती ना, डायमीटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ होती है, तो कोई टर्म ही नहीं आ रही डायमीटर की। थर्ड क्वेश्चन, तो यहां बच्चों एरिया चेंज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से समझो। मैंने कैसे बताया था? सबसे पहली बात तो ये कि माइंड में ये रखो कि भाई जो करंट है, स्टेडी करंट लिखा हुआ है, तो करंट तो हर जगह सेम होता है, ये पहली बात है। ठीक है जी, तो करंट तो पक्का सेम होता है। अब बाकी क्वांटिटीज को देखते हैं। अब अब ए अलग अलग है। अब हमारा रिलेशन है J इक्वल टू एन ई वी डी। अब बच्चों करंट सेम है लेकिन J तो चेंज हो रहा होगा क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। तो क्योंकि J चेंज हो रहा है, इससे हमें पता चल गया कि जो VD है वो चेंज कर रहा है। और VD क्या होता है? ई टाउ बाय एम।
तो क्योंकि VD चेंज कर रहा है, इससे पता चल गया कि E चेंज कर रहा है। तो मतलब जो क्वांटिटी कांस्टेंट हुई वो सिर्फ और सिर्फ करंट हुई। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन, आप V वर्सेस I ग्राफ की स्लोप देखो, I वर्सेस V की नहीं देखनी, V वर्सेस I की देखनी है। तो हम देख सकते हैं जब आप ग्राफ को 90 डिग्री से घुमा के देखोगे कि ये वाली स्लोप ज्यादा हुई। तो स्लोप क्या हो गई V बाय I की? रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर T1 पे रेजिस्टेंस ज्यादा हुई, T2 पे कम हुई। अब हमें पता है कि कंडक्टर है, मेटालिक वायर लिखा है, तो वहां पे तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो T1 है वो T2 से बड़ा है। नाइन्थ क्वेश्चन का बच्चों क्या मतलब होता है कि भाई जैसे आपने ये दो वायर्स लगाई हैं, रो 1 रो 2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी का मतलब है कि हमें कहा हुआ है कि डायमेंशन सेम है, कि अगर इन दोनों वायर्स की जगह हम अभी भी लगाएं दो ही वायर्स, लेकिन सेम रेजिस्टिविटी की लगाएं, ठीक है, तो रो की क्या वैल्यू हो कि हमें स्टिल सेम रेजिस्टेंस मिले, ठीक है। तो मतलब मैंने फिगर में जो मेरे फिगर से ऐसा लग रहा है कि वो पैरेलल में है, बट वो पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। तो क्या रिलेशन बन गया? अगर ओरिजिनली जो था वो किस तरह बन गया? रो 1 L बाय A प्लस रो 2 L बाय A। दिस विल बी इक्वल टू, बाद में कितना हो गया, रो L बाय A प्लस रो L बाय A। अच्छा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन पैरेलल के लिए भी बन सकता है, ठीक है। तो ये L बाय A कट गया, तो आपका रो जो है वो रो 1 प्लस रो 2 बाय 2 बन गया। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि पहले आप वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट करके पहले चेंज इन एरिया निकालोगे, फिर चेंज इन रेजिस्टेंस निकलेगा। सेवेंथ में क्या कह रहे हो, आंसर नहीं आ रहा, मतलब 0.25 वैसे क्या है, 0.25 नहीं है क्या? सर सेवेंथ में इसमें कि चेंजेस डायमीटर बाय 0.25, तो शुडंट इट बी चेंजेस डायमीटर 2.25%? नहीं नहीं, बाई आएगा फिर कि हम बाय चेंज कितना,
कितना लेके आए? 7.5 नहीं हो जाएगा? नहीं, अगर 2 करते फिर 0.75 होता। ओके ठीक है सर। हाँ। आगे बताओ। एट्थ क्वेश्चन क्या होगा, कैसे होगा? पहले आप यूज करोगे I इक्वल टू एन ई ए वी डी, उससे वी डी निकलेगा, और फिर आप यूज करोगे वी डी इक्वल टू ई ई टाउ बाय एम। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको एरिया गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, करंट गिवन है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। तो आप तो इस तरह लिखोगे बस, करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? E इंटू एल, अपॉन रेजिस्टेंस क्या होती है? रो एल बाय ए। तो ये कट गया, तो आई क्या बन गया? E इंटू ए बाय रो। ए दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, उससे E निकल आएगा। नहीं, 16th का आंसर सी तो नहीं बनेगा। देखो, 16th बच्चों, मान लो आप हर रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो जब सीरीज में है तो एन इंटू स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई? आर बाय एन। अब आपने ऐसी एन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दिया, तो फिर वो क्या बन जाएगी? आर बाय एन अपॉन एन। तो आर बाय एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे। एटीन्थ क्वेश्चन, वोल्ट मीटर रीड्स 30, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर? तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ भी आर मान लो। आपको ये बता दिया कि इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 30 है। तो मतलब यहां जो करंट जा रहा है दैट इज 30/400। ठीक है जी। या चलो एक और तरीके से देख लो, उस पर गलती नहीं होगी। भैया आप मान लो यहां से करंट आ रहा है आई, ये हो गया डिवाइड, ऊपर जाएगा आई इंटू 400 अपॉन 400 प्लस आर, नीचे जाएगा आई इंटू आर अपॉन 400 प्लस आर।
ठीक है, अब हमारे पास बच्चों दो रिजल्ट्स हैं। देखो, अगर ये जो रिमेनिंग है, ये जो राइट साइड वाली ब्रांच है, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 30 है, तो इस ब्रांच के अक्रॉस भी 30 हुआ, क्योंकि टोटल 60 है। तो इसमें जो करंट हो गया वो हो गया 30/300, दैट इज 0.1। ठीक है जी, तो आई की वैल्यू आ गई। अब आपको ये पता है कि आई इंटू आर ओवर 400 प्लस आर, ये भी 30 होना चाहिए। नहीं, ये नहीं, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब आई आर ओवर 400 प्लस आर इंटू 400 इज इक्वल टू 30। तो इससे निकल आएगा। नेक्स्ट बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप 36 ओम्स पूरे सर्कल की रेजिस्टेंस है, मतलब 2 पाई आर की रेजिस्टेंस है, तो जब आप इसको दो पार्ट्स में यूनिटरी मेथड से ब्रेक करोगे, यूनिटरी मेथड कैसे कि भाई 360 डिग्री एंगल की रेजिस्टेंस 36 है, तो 1 डिग्री की 36/360 मतलब 1/10 हो गई। तो इसका मतलब 30 डिग्री की कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये वाला पार्ट जो है उसकी 3 हुई, जो बाकी पार्ट है मेजर उसकी 33 हो गई। अब ये 3 और 33 जो है वो आपस में पैरेलल में है, ये ध्यान रखना, तो उससे निकल आएगा। आगे बचाओ। पैरेलल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि फाइनली तो दोनों रेजिस्टेंसेस ए और बी के बीच में ही हुई ना। मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा, जो करंट ए से आ रहा है, एक तो वो ऐसे जाएगा, एक इधर को जाएगा, तो दो में डिवाइड हो रहा है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, इसमें क्या है, बस ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ ग्राउंड दिखा दिया। दिस इज एज गुड एज कि आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, क्योंकि फाइनली तो दोनों ही ग्राउंड से कनेक्टेड है ना। तो बस फिर निकल आएगी रेजिस्टेंस ए और बी की।
सर 21 में डाउट था, आपने ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे नहीं कहा था कि बैटरी लगा दो एक ए और बी के अक्रॉस? नहीं, वो तो इसलिए है, बैटरी नहीं, मतलब कि वो तो ऐसे है कि बस यहाँ पे एक वायर दिखा दो ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हाँ जी, किन दो पॉइंट्स के बीच में निकालनी है। ओके अब सर। तो अब प्रॉब्लम तो इनकी आएगी ना कि ये ऐसे ओपन छोड़ दिए, हाँ जी, बट जा तो दोनों ग्राउंड में ही रहे, हाँ जी, मतलब एक तरह से दोनों सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम पॉइंट से ही कनेक्टेड है। ओके सर। तो इसलिए हम बस मतलब जो ये वाला पार्ट है इसको ऐसे आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ग्राउंडेड किया हुआ है इसलिए ऐसा है, मतलब मान लो ग्राउंड की जगह उन्होंने कुछ भी ऐसा लिखा होता है कि ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, और ये दिया होता है कि ए और बी का पोटेंशियल सेम है, तो हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ग्राउंड किया होना जरूरी नहीं था। आगे बचो। ट्वेंटी सिक्स बचो, इसमें क्या यूज करना है, वही कि कैपेसिटर जब होता है तो टी इक्वल टू जीरो पे कैसे बिहेव करता है वो, ब्रोकन वायर की तरह, और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो कैसे बिहेव करता है, स्ट्रेट वायर की तरह। तो टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर हो गया ब्रोकन वायर, तब तो हमारा सिंपली आउटर सर्किट हो गया लाइक दिस। तो करंट कितना हो गया, 2/2000, मतलब 1 मिली एम्पेयर। तो टी इक्वल टू जीरो पे तो 1 मिली एम्पेयर होगा। और जब t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये कैपेसिटर एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया एक्चुअली। बजाओ, t इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रेट वायर की तरह। याद है बच्चों, ये उल्टे होते हैं ना कैपेसिटर और इंडक्टर। t इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो एक सेकंड बच्चों। तो t इक्वल टू जीरो पे बच्चों कैपेसिटर स्ट्रेट वायर बन गया, उसने इसको शॉर्ट कर दिया। तो तो इफेक्टिवली तब तो सिर्फ 1000 ही रहेगी रेजिस्टेंस, अभी ये वाला 1000 तो कुछ करेगा ही नहीं। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो पहले लिखा था हमने वो हो जाएगा ब्रोकन वायर बना के, तो तब 1 मिली एम्पेयर हो जाएगा। मतलब पहले 2 मिली एम्पेयर होगा, बाद में 1 मिली एम्पेयर रह जाएगा। तो डी ऑप्शन आ जाएगी। आगे बचो।
28th question, cell of EMF E having internal resistance small r is connected to an external resistance capital R. The potential drop V across the resistance R varies with R as shown in the figure by curves marked as. तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हमेशा एलिमिनेशन से करने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 0 होगी तो बच्चों वो कैसा केस बन गया? जब बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगी भाई आपका रिलेशन ये होता है ना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर R ही 0 हो गया तो V इक्वल टू E हो गया, करेक्ट? तो बच्चों एक मिनट बताना मुझे, V इक्वल टू E होगा या V इक्वल टू 0 होगा? आपकी ऐसी सिचुएशन है, एक बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस और हमें एक तरह से ऐसे कह दिया, क्या गलती की है मैंने वो पहले? यहाँ कैपिटल आर नहीं होता, ये स्मॉल आर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, isn't it? ये रिलेशन होता है और आई होता है आपका E ओवर आर प्लस आर, राइट? तो जब आपका कैपिटल आर 0 हो गया, इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ये तो सीधा शॉर्ट सर्किट वाला केस हो गया, isn't it? तो जब आपका कैपिटल आर 0 हो गया तो आई हो गया E बाय आर, तो V होगा आपका 0। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो बेसिकली 0 से स्टार्ट होने वाला तो ग्राफ ही एक है, ग्राफ नंबर 2, राइट? अगर इसको बिल्कुल मैथमेटिकली करना है तो क्या होता है इसमें, या फिर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो E माइनस आई की वैल्यू E इंटू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर, तो ये बन जाता E इंटू कैपिटल आर ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पे थोड़ी मुश्किल आती है आपको देखने में, क्योंकि मतलब कैपिटल आर ऊपर भी है नीचे भी है, तो सिंपल एलिमिनेशन से करो, दैट इज द बेस्ट वे। आगे बच्चों,
हाँ 32 छोड़ दो बच्चों, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब याद ही कर लो बस, और कुछ नहीं। बच्चों 31 का क्या आंसर दिया हुआ है? सी। हाँ मतलब वो तो ऑब्वियसली सॉल्व करके सी आ जाएगा, बस थोड़ी सी इसमें आप देख रहे हो लैंग्वेज में गड़बड़ है। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जर्व्ड ईएमएफ, है ना? ईएमएफ नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहिए था। है ना बच्चों, समझ रहे हो? आगे। थर्टी फोर, मैक्सिमम पावर कब होती है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो अरेंजमेंट है, जो कि आप देख सकते हो कि क्या ये अरेंजमेंट बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज है? नहीं है ना, दिस इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब एक तरफ 1/2 बन रहा है, एक तरफ 2/1 बन रहा है। नहीं, कैसे बनेगा ये? आपका दो मिला के ये 2R हो गया। ओ सॉरी, बन रहा है यार, आसानी है काम, नीचे 4R था, तो व्हीटस्टोन बन गया बस। ये 6R वाला कट गया। तो बस अब तो आपने ये करना है कि ये जो बचा, इसकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इट शुड बी इक्वल टू 4, है ना? तो उससे कैपिटल आर की वैल्यू निकल आएगी। आगे। आगे बचाओ। फोर्टी फिफ्थ देखो बच्चों, एन इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो वो 4 वॉट्स डिसिपेट कर रहे हैं। एन इक्वल रेजिस्टर्स की पावर क्या हुई? एन इंटू आर, सीरीज में ही कनेक्ट किया हुआ है, तो ई स्क्वायर बाय एन इंटू आर की वैल्यू है 4। बाद में पैरेलल में लगा दिए तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी? आर बाय एन। तो ई स्क्वायर अपॉन आर बाय एन इज इक्वल टू 64। तो दोनों को डिवाइड कर दो, उससे आपके पास एन की वैल्यू निकल आएगी।
46 देखो, how many lamps each of 5 watt 10 volt can be connected in parallel across a 12 volt battery of internal resistance 1 ohm so that each glows to full power. तो भाई फुल पावर पे वो कब ग्लो करेगा लैंप, जब उसको कितना करंट मिल रहा है, देखो यहां से 5/10.5, राइट। तो अब आपके लिए सिचुएशन क्या है कि एक बैटरी है 12 की, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1। अब यहाँ पे ये ऐसे कितने सारे हम लैंप्स लगा दें ताकि करंट जो है वो 1 आए। तो भाई अब करंट 1 के लिए बच्चों ये इन सबकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 11, isn't it? ठीक है जी। अब हमें देखना है कि 11 रेजिस्टेंस कैसे बनेगी। अब हर लैंप की रेजिस्टेंस क्या है? अब मैं अगर P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से निकालूं, 5 इज इक्वल टू मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, कोई बता दिया करो भाई पहले, क्या गलती थी? पैरेलल में करना था, मतलब बाकी तो सब ठीक था। ये सब लैंप्स हमें पैरेलल में लगाने थे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बस ये है कि ये पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस जो है वो हो जानी चाहिए थी अपनी 11 ओम्स। तो एक की रेजिस्टेंस आई 20, तो जब पैरेलल में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस बन जाएगी 20/n। तो 20/n शुड बी इक्वल टू 11, तो n 20/11। ईच लैंप को क्या 0.5 चाहिए था करंट? हाँ करेक्ट, 0.5 चाहिए था बच्चों। तो 0.5 चाहिए था, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू मैंने 11 लिखी है बच्चों, 11 की जगह क्या आना था यहाँ पे? फिर टोटल रेजिस्टेंस 24 हो गई ना। और 24 में से एक निकल गई, तो इस कॉम्बिनेशन की 23। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? अरे यार एक मिनट, गड़बड़ हो गई।
वो मैं सीरीज पैरेलल को मिक्स किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपरली लिखोगे, फिगर बना के गलती नहीं होगी। ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि हमें पता नहीं कितनी है, और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, राइट। ये हमें पता है कि हर रजिस्टर 20 का है। हम हर ब्रांच के थ्रू हमें 0.5 भेजना है, करेक्ट। So let's say कि there are total n branches, तो मतलब कितना करंट हो गया? ये करंट हो गया 0.5 n। ब्रांच, हर ब्रांच का करंट मल्टीप्लाइड बाय n, हाँ? तो ये 12 है, ये 1 है। अब मैं बच्चों किसी भी एक लूप के अक्रॉस अगर किरचॉफ लगा दूं, इससे बन जाएगा, देखो 12 माइनस 1 इंटू 0.5 n माइनस 20 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0। तो 2 इज इक्वल टू 0.5 n, n इक्वल टू 4, ठीक है। आगे बच्चों, फोर्टी सेवन में बच्चों अब एरर वाला मेथड नहीं लगाओगे। 47 में अब आप को मतलब नॉर्मल सिंपल मैथ से करना पड़ेगा कि जो लेंथ है वो 20% से कम हुई तो वो बाद में 0.8 L हो गई, तो जो रेजिस्टेंस होती है वो रो L बाय ए है, तो रेजिस्टेंस भी 0.8 R हो गई। जो पावर है अब वो v स्क्वायर बाय R हो गई, मतलब अब एक नीचे 0.8 की टर्म आएगी, है ना। तो ये आपका 1.25 टाइम्स p हो गई ओरिजिनल, तो 25% आएगा, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया, अगर आप देख सकते हो, अगर आप एरर वाले मेथड से निकालते तो आपका डी आता, अगर आप एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो आपका सी आएगा। तो यहाँ ऑब्वियसली हम सी मानेंगे क्योंकि चेंज बड़ा है। एरर वाला मेथड 10% से कम पे ही लगता है। बच्चों और कोई क्वेश्चन? uh, 49 एक्सप्रेस एनर्जी सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो फर्स्ट हो गया वॉट आर, तो पावर इनटू टाइम हो गया, ये एनर्जी है फर्स्ट। सेकंड है वोल्ट इनटू कूलम, तो
वोल्ट इंटू कूलम भी एनर्जी बन गया। थर्ड है वोल्ट इंटू एम्पेयर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो तो ये बनता है क्या, वोल्ट इंटू एम्पेयर इंटू सेकेंड स्क्वायर? तो ये नहीं बनेगा क्योंकि पावर तो वोल्ट इन पावर होती है ना, वोल्ट इंटू एम्पेयर। तो वो तो सिर्फ सेकंड होना चाहिए था, सेकंड स्क्वायर से नहीं बनेगा। थर्ड हो गया एम्पेयर स्क्वायर ओम, आई स्क्वायर आर बन गया। तो ये भी पावर हुई, एनर्जी नहीं हुई। नहीं अच्छा, एस भी लगा हुआ है, इनटू टाइम हो गया तो एनर्जी हो गई। तो मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो गए। फिफ्टियथ क्वेश्चन, इसमें बच्चों हीट का थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। 500 वॉट पावर है, 30 से 100 तक लेके जाने में हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, देखो। डेल्टा क्यू क्या होता है, एम 0.5 लीटर क्या हो गया, 0.5 केजी हो गया। सी 4200 इंटू डेल्टा टी क्या है 70। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो बन गया, ये टी हमें निकालना है, दिस शुड बी पावर विच इज 500। तो टी बन गया 0.5 इंटू 4200 इंटू 70 अपॉन 500 आवर्स। और हम ऑप्शंस में देख सकते हैं सारा कुछ मिनट्स में है, तो आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। इतने मिनट्स हो गया। वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल्स होती है ना, 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। से बन रहा है बच्चों आंसर, देखना। अरे एक मिनट, उल्टा हो गया बस। इससे जो टी आएगा वो तो सेकंड्स में आएगा ना, हम सारा कुछ एसआई में पुट कर रहे हैं। सेकंड्स को जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। बस वो लास्ट स्टेप में 0.5 इंटू 4200 इंटू 70। तो ये 6 है, ये 7 हो गया, तो ये 4.9 मिनट्स बन गया, देखो। राइट।
एक मिनट, इसका मैं देख लूँ लेवल 2। हाँ बच्चों, ये तो कर लो, ये तो हो जाएगा। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है मुश्किल। इतने तो हमने तो करे ही हुए हैं। अच्छा बच्चों, मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ, डिस्कस है ना पहले। हाँ बच्चों, बताओ इसमें। ओके, ये बच्चों एक रिलेशन होता है कि एक सेकंड बच्चों। हम्म, तो ये ना एक रिलेशन होता है बच्चों, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो ये पता होना चाहिए आपको। हम्म, उसी से ही होगा। ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है वही एम होगी, फिर जीएम होगा, फिर एचएम होगा। एक मिनट बच्चों।
हाँ जी, तो अब ये है क्या बच्चों, AMGM क्या होता है? देखो अगर आपके कोई 2 नंबर्स होते हैं AB, AM होता है जो आप नॉर्मल मीन लेते हो, A + B/2, GM होता है √AB। स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? और HM होता है बच्चों AB/A+B, जो हम बोल देते हैं ना पैरेलल रेजिस्टर्स में, वो वाली चीज। हाँ जी, आगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन नहीं बच्चों, ये तो मतलब आपको बच्चों आना चाहिए, मतलब ये ना आपने SHM में किया होगा कहीं ना कहीं, कि अगर इस टाइप का हो A sin थीटा प्लस B cos थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो √A² + B² होती है। ये SHM में होता है क्वेश्चन कि अगर ये एक मोशन है तो इस मोशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड का मतलब भी यही होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, आगे बच्चों। मतलब तो इसमें भी बस सब ये पता होना चाहिए था कि अब ये जो टर्म्स लिखी हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इनका मतलब क्या होता है ना। बेसिकली एब्सिसा इज x कोऑर्डिनेट बच्चों, एंड ऑर्डिनेट इज y कोऑर्डिनेट। तो आपका बन गया y x इज इक्वल टू y/2, तो y इक्वल टू 2x बन गया। तो 4-5 अजीब से क्वेश्चन थे, है ना। आगे बच्चों।
सिक्स क्वेश्चन, एवरेज वैल्यू। तो ये भी हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने एसी चैप्टर में। एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है किसी इंटरवल के लिए? इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम a टू b अपॉन b माइनस a। तो आपको 3x² + 2x + 1 dx करना है फ्रॉम 0 to 1 अपॉन 1 - 0। जब हमने RMS वैल्यूज निकाली थी ना, तब बताया था मैंने कि एवरेज करंट का क्या मतलब होता है, RMS करंट का क्या मतलब होता है। तो बच्चों इसमें देखो आप क्या करोगे, आपको dy/dx निकालना है, थीटा को तो खत्म ही करना है, बट जो दो रिलेशंस दिए हुए हैं वो थीटा की टर्म्स में है। तो क्या करोगे, कोई चक्कर नहीं है, आप पहले dx/d थीटा निकाल लो। dx/d थीटा क्या बन गया, a प्लस a cos थीटा। dy/d थीटा क्या बन गया, अब उसकी पहली टर्म तो कांस्टेंट है, वो 0 हो गई, माइनस a cos थीटा का क्या हो गया, प्लस a sin थीटा। अब इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर दो, उससे आपके पास dy/dx बन जाएगा। तो उसमें भी बच्चों आपको एक रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, ये बन गया a sin थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो ये एक रिजल्ट हम बार बार बच्चों यूज करते होते हैं। इसको आप लिखोगे 2 sin θ/2 cos θ/2 अपॉन a इंटू 1 प्लस cos थीटा को लिखोगे 2 cos स्क्वायर θ/2। तो ये बन गया tan θ/2। फोर्थ क्वेश्चन, साइड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब बच्चों ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर उसकी साइड L है तो आपको दे दिया कि dl/dt जो है बेसिकली दैट इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब पेरीमीटर क्या होता है, 3l। आपको पेरीमीटर का रेट बताना है dp/dt। ये बन गया 3 टाइम्स dl/dt। तो ये 3 इंटू 0.2 0.6 बन गया।
21st question. See, आपने x को चार्ज दे दिया q, y को कोई चार्ज ही नहीं दिया, आपको b पे फील्ड बतानी है इस पॉइंट पे। तो ये तो बहुत आसान था, बस क्या करना है, ये अपने मॉड्यूल में ही था ऐसे क्वेश्चन, बल्कि मॉड्यूल में तो 2-3 प्लेट्स थी, उन पे चार्ज था, यहाँ पे तो एक पे ही है, दूसरी पे तो है ही नहीं। मतलब अब हर प्लेट के कारण फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो लेफ्ट वाली प्लेट है, इसके कारण फील्ड कितनी हुई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट वाली प्लेट पे तो चार्ज ही 0 है, तो उसके कारण हुआ 0। तो नेट क्या हुआ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बस। अगर उन प्लेट्स पे भी होता तो फिर हम उसकी भी फील्ड ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते। तो बस ये q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बन गया। सर हाँ जी, सर इसमें जो सी प्लेट वाई है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो एक्स के कारण उसके ऊपर चार्ज नहीं आ जाएगा? हाँ आएगा, बट नेट चार्ज तो उस पर 0 ही होगा ना। मतलब y पे इस तरफ नेगेटिव कुछ आ गया मान लो, उस तरफ पॉजिटिव आ गया, तो जब हम दोनों का कंसिडर करेंगे फिर नेट तो 0 ही हो जाएगा ना। अच्छा, सुपर पोजिशन में ये हमें ये सोचना ही नहीं पड़ता, हम तो हर के कारण इंडिविजुअली लिखते जाते हैं बस। ठीक है सर। अपने मॉड्यूल में भी था ना क्वेश्चन, याद है, जिसमें वो कुछ तो z की टर्म्स में था, z एक्सिस के अलॉन्ग कुछ दिया हुआ था। आगे बच्चों, तो बच्चा ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस लगाए हुए हैं हमने, और चलिए y पे लगाए हैं ऐसे, और एक चार्ज को यहाँ से रिलीज किया। तो बच्चा आप क्लियरली देख सकते हो कि इस चार्ज पे इन दोनों के कारण अट्रैक्टिव फोर्स होएगी, तो ये इधर को जाएगा। जब इसको क्रॉस कर लेगा तो फिर दोनों के कारण अट्रैक्टिव फोर्स होएगी, तो फिर इधर को जाएगा। तो ये ऐसे आगे पीछे करेगा, तो इसलिए ऑसिलेशन हो गई। अब तो इसका आंसर SHM फिर क्यों, ए नहीं अब SHM क्यों बनना नहीं है, चाहिए? हम समझते हैं, क्योंकि SHM इज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। SHM में तो वो आना चाहिए ना F प्रोपोर्शनल टू X। तो इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, तो समझो ध्यान से, कि बहुत कम डिस्टेंस से छोड़ा है, तो SHM होती। अब क्योंकि ज्यादा से छोड़ा है इसलिए SHM नहीं है। SHM की कंडीशन होती है ना फोर्स प्रोपोर्शनल टू X, वो तभी आती है जब डिस्टेंस स्मॉल होता है। तो बच्चों कोई भी चार्ज देंगे तो वो चार्ज रिपेल होना चाहेगा, दूर जाना चाहेगा, तो रेडियस बढ़ेगा। 36, वेरी इजी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन 24 है, इसमें आप देखो कि
तो इसमें आप देखो कि पॉइंट्स ए बी सी डी ई जो हैं उन सबका डिस्टेंस क्यू से तो सेम ही है, मतलब ये सारे इक्विपोटेंशियल हो गए, तो आप किसी भी एक से दूसरे पे जाओगे तो आपका वर्क डन 0 ही होगा। आगे बचाओ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर, तो बच्चों याद करो, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जिसका के बस 1 से बड़ा होता है। कंडक्टर के लिए के इनफाइनाइट हो जाता है, इंसुलेटर के लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 इज इंसुलेटर, तो इसलिए इन ऑप्शंस में से X आ गया। ठीक है, याद करो मैंने बताया था कि कंफ्यूजन क्या होती है, हमें ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी पे कंडक्टर है तो मतलब 0 पे इंसुलेटर होगा, तो ऐसा नहीं है कि 0 पे इंसुलेटर है, कोई भी 1 से बड़ी वैल्यू पे इंसुलेटर होता है। और कोई क्वेश्चन बचाओ? सर एक 25 में आपने कहा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी तो SHM होगा, पर फोर्स तो तब भी x के प्रोपोर्शनल नहीं आई, तो SHM कैसे कहा हमने? हाँ फोर्स लगेगी, बट मतलब बेसिकली एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, हाँ जी सर, डायरेक्टली फिर प्रोपोर्शनल टू एक्स। वो वो कैसे छोटी आएगी? डिस्प्लेसमेंट्स के लिए ही आती है, बड़ी के ओके लिए नहीं सर, आएगी। ओके सर। थर्टी सेवन डाउट है भाई, 37 तो नहीं होना चाहिए डाउट।
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, जो सीधा ही फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो केस होते हैं ना, तो ये वो वाला केस हो गया। के क्यू आर बाय आर क्यूब वाला, इसमें बस क्यू को पुट कर दो आप, रो इंटू 4/3πr³। तो उससे आ जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन सिंपल कंडक्टर्स की एप्लीकेशन। हमें पता है कि कंडक्टर पे सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रहता है। अगर आप वायर से कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, अंदर कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, तो S1 पे चार्ज 0 हो जाएगा। आगे फोर्टी फोर। देखो जो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल डिस्टेंस तो आ रही है ना, तो आप तो सबका के क्यू बाय आर कर दो, तो 3 k³ प्लस 5 k³ माइनस 2 k³, तो बस 6 k³ आ गया। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, हो गया डन। सर एक डाउट था वैसे ही, हम्म, हम जब पैरेलल में हम पावर और सीरीज में पावर कैसे लिखते हैं, मतलब ये देखो वो क्या होता है कि जब आपको कुछ कंपेयर करना होता है, तो अगर आपके बल्ब्स सीरीज में है तो हम I² R प्रेफर करते हैं, क्योंकि I सेम हो जाएगा। और जब बल्ब्स पैरेलल में हैं तो हम V²R प्रेफर करते हैं, क्योंकि V सेम हो जाएगा सबके लिए। तो बस यही होता है। और सर कैसे भी तो होता है, जैसे हम पावर को ऐड करना है, तो अगर वो सीरीज में दी हुई है तो फिर हम 1/P1 1/P2 करते हैं, तो वो कैसे आया? नहीं, पावर तो हमेशा ऐड ही होती है, चाहे सीरीज चाहे पैरेलल। पावर तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। ओके सर। वो तो उसको लिखोगे तो उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है जो आप कह रहे हो, 1/P1 प्लस 1/P2, बट उसकी जरूरत नहीं होती, हम तो सीधा लिख लेते हैं। ठीक है सर। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।